हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि आप सभी लोगों से मैंने वादा किया था कि आप सभी मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों के लिए मैं बहुत जल्दी पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस और मैथ्स यानी गणित और विज्ञान की क्लासेस शुरू करूंगा। आप सभी लोगों ने सिलेबस का जो मेरा वीडियो है जिसके अंदर मैंने पूरा सिलेबस का विश्लेषण किया था और बताया था कि गणित और विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, और वह वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके अंदर ही मैंने बता दिया था कि आप लोगों के लिए मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूं। तो उसकी आज 15 अक्टूबर 2023 के दिन से मैं क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। आज हम आप सभी लोग जानते हैं नवरात्रि स्थापना का दिवस है, यानी आज का जो दिन है माँ दुर्गा का है, माँ शक्ति का दिन है। और आज के दिन से ही मैं आप सभी लोगों के साथ में आपके साथ में जुड़ करके आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करने वाला हूं। और आप लोगों को जो सामान्य विज्ञान, जो दैनिक विज्ञान आपके सिलेबस में दे रखी है, उस दैनिक विज्ञान को काफी अच्छे लेवल तक अपन कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों के एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाए। आपको अगर ये सोच रहे होंगे कुछ नए विद्यार्थी जुड़ करके कि भाई जो है सर कब से पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो भाई एलडीसी लैब असिस्टेंट वगैरह की साइंस हमने कंप्लीट करवा रखी है। यूट्यूब पर जाकर के लेवल और कंटेंट को देख सकते हैं। और आज से पशु परिचर के लिए भी आप जब विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही अद्भुत मजा आने वाला है और आप समझ पाएंगे कि आखिर विज्ञान है क्या, विज्ञान को किस तरह पढ़ा जाता है। अब मैं बता देता हूं थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम परवीन सिंह है और मैंने 2018 एलडीसी लैब असिस्टेंट और पीटेट तीनों एक साथ क्वालिफाई किए। इससे पहले जो है आईआईटी जेई मेंस भी मैं क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, और वर्तमान में मैं लैब असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। बात करते हैं पशु परिचर भर्ती के लिए जो दैनिक विज्ञान का सिलेबस दे रखा है, उसको अपन शुरू करेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन में आज बता दूंगा कि हमें जो है कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और किस किस प्रकार से जो है हम साइंस की क्लासेस को कंप्लीट करने वाले हैं, और मैथ्स को भी हम साथ में साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। और ये जो सफर शुरू हुआ है, ये आपके सफर शुरू हुआ है सिलेक्शन का। तो सफर सिलेक्शन का समय आपका रहेगा डेली 5 बजे आपकी क्लास होगी। तो 5 बजे आप जो है तैयार रहे अपने कॉपी और पेन यानी अपने हथियारों को लेकर के। और जब भी मैं बोलूं आपके हथियार क्या है तो आप बोलेंगे कॉपी और पेन। और जब भी मैं यहाँ पर बोलूंगा कि समझ आया, तो आप अपने घर बैठे बैठे बोलेंगे कि जी सर आया, हाँ सर आया। और ऐसे जब इंटरेक्शन करोगे मेरे साथ में, तभी आपको जो है पढ़ने का मजा आएगा। नोट्स स्वयं बनाने का प्रयास करें, अन्यथा आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे कि साइंस और मैथ्स की भी जो है बुक भी अवेलेबल करवा सकें। ठीक, चलिए। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि जो विज्ञान है उसको हमें कैसे कवर करना है, और पूरा डिटेल में आज बेसिक से मैं एकदम शुरू कर रहा हूं, इसलिए वापस से पूरी जानकारी एकदम दूंगा। सबसे पहले जो दैनिक विज्ञान आपके सिलेबस में दे रखी है, तो दैनिक विज्ञान के अंदर हमें बेसिकली 3 भाग को कवर करना है। कितने भागों को कवर करना है? 3 भागों को। कौन कौन से? हमारे दैनिक जीवन में जो भौतिक विज्ञान है उसका क्या उपयोग है उसके बारे में पढ़ना है, यानी फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें रसायन विज्ञान, जितने भी हमारे आसपास हम रासायनिक पदार्थों को देखते हैं उनसे रिलेटेड जो विज्ञान है उसके बारे में हमें बात करनी है। और हमारे खुद के बारे में, जीव के बारे में, उसके बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी यह वैकेंसी पशु परिचर की है, तो जीव विज्ञान से तो क्वेश्चन वैसे भी आएगा। आपके पार्ट बी में भी जो है पशु विज्ञान जो है आप पढ़ोगे ही भाई, पशुओं के बारे में तो पढ़ोगे ही ना जीव विज्ञान में, उनसे संबंधित रोगों के बारे में, उनसे संबंधित मेलों के बारे में, वही तो आपका सिलेबस है। और क्या है, पार्ट बी में भी कोई अलग से नहीं दे रखा है, तो ज्यादा डरे नहीं, है ना। और बहुत सारी जो हवाएं बना रखी है फालतू की, उसके चक्कर में नहीं फंसे। चलो, अब आज जो है अपन सबसे पहले शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान को, यानी 1 नंबर पर मैं भौतिक विज्ञान कंप्लीट करवाऊंगा, 2 नंबर पर आपको रसायन विज्ञान कंप्लीट करवाऊंगा,
और तीसरे नंबर पर लास्ट में अपन जीव विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। इन तीनों को पूरा करने के बाद आपके दैनिक विज्ञान का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि भौतिक विज्ञान के अंदर भी हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक कवर करेंगे। भौतिक विज्ञान जिसे अपन इंग्लिश में फिजिक्स कहेंगे, फिजिक्स को जो है अपन 3-4 भागों में नहीं, टोटल 8 बड़े टॉपिकों के अंदर मैं इसे डिवाइड करूंगा और इन 8 टॉपिकों को अपन पूरा करने के बाद मान लेंगे कि अपनी फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर आप लोग सभी चाहते हैं कि आप लोगों के लिए जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं वो अवेलेबल करवाए जाए तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। अब यहाँ पर पहले 8 टॉपिकों के बारे में लिखना। 8 टॉपिक कौन कौन से हैं? तो पहला टॉपिक आ जाता है यांत्रिकी, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मैकेनिक्स। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का होगा तो वो साथ के साथ कवर करते चलिएगा, है ना। यांत्रिकी के बाद में आपको पढ़ना है ध्वनि के बारे में, साउंड आपका क्लियर। तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना है ऊष्मा यानी हीट के बारे में। ठीक है, इन सभी से जो जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। इसके बाद में आपको पढ़ना है प्रकाश के बारे में, लाइट, ऊष्मा यानी हीट। ठीक है, पांचवें नंबर पर आपको पढ़ना है किसके बारे में? तो आपको पढ़ना है आपके चुंबकत्व के बारे में, चुंबकत्व। ठीक है, यानी चुंबक के बारे में, चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में 6 नंबर पर आपको विद्युत के बारे में भी पढ़ना है, यानी जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, जिसके माध्यम से ये बोर्ड चल रहा है, मैं आपको पढ़ाने के लिए जो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, कैमरा यूज कर रहा हूँ, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ट्यूबलाइटें जल रही है ना। तो ये सभी क्या हो गए? अपने विद्युत के माध्यम से ही चलने वाले उपकरण है। तो इन सभी के बारे में भी अपने को पढ़ना है, प्रतिरोध वगैरह का। इसके बाद में विद्युत के बाद में जो 7वां अपना मेजर टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिकी। क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिकी के बाद में लास्ट 8वें नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी, जिसे अपन कहते हैं बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, और जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते पढ़ते ही हमारे रसायन विज्ञान का जो भाग है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि जो मॉडर्न फिजिक्स है उस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आधुनिक भौतिकी के अंदर ही हम जो है किसके बारे में पढ़ते हैं? अणु, परमाणु, इन्हीं के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर ये सब कहाँ चले जाते हैं? रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान को पढ़ते पढ़ते जब इसके अंदर हम बायोमोलिक्यूल्स वगैरह यानी जीवाणु अणु के बारे में, जीव अणुओं के बारे में बात करेंगे, फिर अपन जीव अणु से सीधा जीव विज्ञान में। तो इस प्रकार से ये तीनों सब्जेक्ट, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, एक दूसरे से संबंधित है। हम भौतिक विज्ञान को टोटल ये जो 8 टॉपिक आपको बताए हैं इनके माध्यम से पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो 8 टॉपिकों की ये जो लिस्ट है ये आपके दिमाग में घूमनी चाहिए कि हाँ, अगर ये 8 टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए तो मेरे भौतिक विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन यांत्रिकी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने आज की थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यांत्रिकी। ठीक, मैं कोशिश करूंगा, ऐसा करते हैं कि अपन ब्लैक कर लेते हैं ना, थीम को, बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा, है ना, कि भाई सर ब्लैक कलर का सही नहीं दिख रहा था या ऐसी कोई इशू आ रहा हो। तो आप हेडिंग डालिए यांत्रिकी। यांत्रिकी को इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। यांत्रिकी के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो जो पहला आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिकली, एक सेकेंड, है ना। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बेसिकली
मापन के बारे में। मापन मतलब कि जो अलग अलग प्रकार की दूरियों को मापने के लिए जो इकाइयां यूज में ली जाती है, जो इकाइयों का उपयोग किया जाता है, उनके बारे में समझेंगे। कुछ विमाएं क्या होती है, भौतिक राशियां जैसे कि अदिश राशि, सदिश राशि क्या होती है, इन सभी को पढ़ेंगे। जब ये चैप्टर आप अच्छे से समझ चुके होंगे ना, तो आपको इकाइयों के बारे में नॉलेज हो चुका होगा। आप किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल सकेंगे, सदिश है या अदिश है ये आपको पता चल जाएगा। और आपको जो है प्रकाश वर्ष दूरी क्या होती है, पार्सेक क्या होता है, खगोलीय जो दूरी है वो क्या होती है, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जहां से अक्सर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपके कवर हो जाएगा। तो मापन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के बारे में, यानी क्वांटिटी के बारे में, कि आखिर ये राशि जो है वो क्या होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा आज की राशि। मापन के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, राशि। एकदम डिटेल में कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है अपने को, लेकिन अपने पास समय है पर्याप्त। अपने एग्जाम वैसे भी आपको पता होगा कब होने वाला है, मई जून के आसपास मान के चलिए, तो अपने पास काफी समय है। अगर अपन जो है रेगुलर पढ़ते रहे तो 2 महीने से ज्यादा समय नहीं लगता है साइंस को पूरा करने में, और उससे तो ज्यादा समय अपने पास। तो अब अपन राशि की डेफिनेशन लिख लीजिए सभी। राशि यानी क्वांटिटी, तो जिसे संख्या के रूप में, जिसे संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। तो राशि का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्वांटिटी का मीनिंग क्या है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को, किसी भी प्रकार की भौतिक नियम को संख्या के रूप में अगर आप लिख पा रहे हैं तो वह राशि कहलाती है। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप लिखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, जैसे अब पूछ लिया जाए, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और द्रव्यमान, बताइए चारों में से राशि कौन सी है। तो चार में से केवल द्रव्यमान जो है वही आप संख्या के रूप में लिख सकते हो। ईमानदारी को लिख सकते हो क्या, कि 5 ईमानदारी। कर्तव्य निष्ठता को लिख सकते हो क्या, 6 कर्तव्य निष्ठा, इसके अंदर नहीं लिख सकते ना। तो फिर उसे अपन क्या कहेंगे, राशि नहीं कहेंगे। तो जब आप किसी भी गुण को या किसी भी भौतिक नियम को आप राशि के रूप में प्रकट कर सके, संख्या के रूप में लिख सके, तो उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, जिसमें भारत देश पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। ठीक है, इसके बाद में अपन कह सकते हैं कोई अपने पास में टेबल थी, तो उस टेबल की लंबाई, ठीक है, टेबल की लंबाई। आप मनुष्य की हाइट मान सकते हैं, तो मेरी ऊंचाई, ठीक है, मनुष्य की ऊंचाई, क्लियर। इसके साथ में आप जो है क्या कर सकते हैं, तो दूरी जो भी है, जितने भी प्रकार की दूरियां होती है, डिस्टेंसेस, ठीक है, भौतिक दूरी होगी तो चलेगा, मन की दूरी कभी नहीं होनी चाहिए दो इंसानों के मध्य में। ऐसे ही दूरी के बाद में अपन कह सकते हैं बल, आपने कितना काम किया, कार्य, ये सभी जो है आपके राशि यानी क्वांटिटी के एग्जाम्पल हो जाएंगे, या ये जो है आपके राशियां कहलाती है। क्लियर। तो ये राशि आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आ जाती है भौतिक राशियां। क्या आ जाती है, एक भौतिक राशियां। किसकी बात करेंगे अपन, भौतिक राशियों की बात करेंगे। तो भौतिक राशियां, भौतिक राशियों का मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज।
और फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग होता है कि जब आप किसी भौतिक नियम को संख्या के रूप में, राशि के रूप में प्रकट कर सकें, तो ऐसे नियमों को हम क्या कह देते हैं? भौतिक राशियां कह देते हैं। भौतिक नियम का मतलब है, जैसे आप वस्तु का द्रव्यमान है उसको लिख सकेंगे, बल को लिख सकेंगे, कार्य को लिख सकेंगे, ऊष्मा को लिख सकेंगे, तापमान को लिख सकेंगे। तो ये सब भौतिक राशि के उदाहरण होते हैं। तो आप लिखिएगा भौतिक या भौतिकी यानी फिजिक्स, भौतिकी के नियम जिन्हें जिन्हें राशि के पद में या राशि के रूप में, जिन्हें राशि के रूप में लिख सके। ठीक है, राशि के रूप में लिख सके। तो भौतिकी के वे नियम जिन्हें आप राशि के रूप में लिखेंगे तो भौतिक राशि कहलाएगी। यानी फिजिक्स से रिलेटेड जो राशियां होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, इतना सा आप तो याद रखना, आपका काम हो जाएगा। उदाहरण इसमें आपको याद रखने हैं। तो जैसे इसमें आप लिख सकते हैं आपके दूरी, आपका घनत्व यानी डेंसिटी, आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, इसके अलावा आपके विद्युत धारा यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी आदि। क्लियर? तो ये जो है उदाहरण आपके हो जाएंगे भौतिक राशि के। ये डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये डेफिनेशन पूछेगा, पर ये जब चीजें हमें पता होती है ना तो हमें सब्जेक्ट समझने में आसानी होती है और हमें मजा आता है। अब जब आपको पता होगा कि राशि क्या है, भौतिक राशि क्या है, तो आगे जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, गति के नियम वगैरह, तो समझने में आसानी होगी और आप अपने दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा आप क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं, और रट्टा मारोगे तो क्वेश्चन साइंस के आजकल ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें इसकी जरूरत पड़ती है दिमाग लगाने की, फिर क्वेश्चन होते नहीं, तो हम कहते हैं साइंस टफ है। साइंस टफ नहीं है, हमने टफ बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं भौतिक राशि के प्रकारों की। तो भौतिक राशि के प्रकार, भौतिक राशि के प्रकार किसकी बात करेंगे? भौतिक जो राशियां हैं इनके प्रकार, और इन प्रकारों से क्वेश्चन पूछा जाता है 101%। एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना? इसलिए ये भौतिक राशि के प्रकार जो पढ़ाऊंगा और प्रकारों के बारे में जो डिटेल बताऊंगा, रट्टा मार लेना, भूलना मत, एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना। तो भौतिक राशि जो है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवाए जाएंगे, आप भी नोट्स बनाते चलें। तो एक होती है अदिश राशि, ठीक है, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। एक क्या होती है? सदिश राशि। इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो अदिश राशि यानी स्केलर्स। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि कई बार अदिश वर्ड यूज न करके स्केलर हिंदी में लिखा हुआ भी मिल जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि स्केलर का मतलब होता है अदिश और वेक्टर का मतलब होता है सदिश। ठीक है, चलिए, अब भौतिक राशि के दो प्रकार हैं, अदिश और सदिश। अब ये जो दो प्रकार हैं इनके बारे में बात करते हैं कि ये अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। लिखिएगा आप सभी अदिश राशि, पहले पहले लिखेंगे अदिश राशि, यानी पहले अपन किसकी बात करेंगे? स्केलर क्वांटिटी की अपन पहले बात करेंगे। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वे वह होती है
जैसा कि इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि अदिश यानी दिशा जिसमें नहीं हो। आपको पता होगा हिंदी के अंदर अगर किसी शब्द के आगे अ लगा है तो उसका मतलब होता है नहीं होना, और दिस यानी दिशा, तो अ यानी नहीं और दिस यानी दिशा, तो दिशा नहीं यानी कि अदिश राशियां वे हैं जिनके पास केवल केवल परिमाण है, परिमाण है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अदिश राशि कौन सी होगी? जिनके पास में केवल और केवल परिमाण यानी केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, केवल और केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन नहीं होती है इनके पास में, दिशा इनके पास में नहीं रहती है। तो आपको याद रखना है किसके पास में क्या होता है। अदिश के पास में केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। ठीक, और इसके उदाहरण आप लिखना चाहें तो उदाहरण आप बहुत सारे लिख सकते हैं वैसे तो, जैसे द्रव्यमान, आपका घनत्व, ठीक है, आपकी विद्युत धारा, ठीक, विद्युत धारा, इसके अलावा आपका समय, ठीक, आपके चाल, आपका बल, ठीक, ये लिखते रहिएगा साथ के साथ। ये सब पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान क्या है, अदिश है, सदिश है, कोई नहीं है, ऐसे तो सीधा सीधा पता होगा तो आप डायरेक्ट टिक कर पाएंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। बल, फिर आपका आयतन, ठीक है, क्या लिखेंगे? आयतन। एक सेकेंड, एक, अरे ये बल इसमें नहीं आएगा भाई, है ना? बल तो, बल के पास में तो डायरेक्शन होती है ना। अरे बल के पास में तो दिशा होती है कि नहीं होती? दिशा होने का मतलब यहाँ पर है कि इनकी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन भी होती है। जैसे बल है तो बल के पास में दिशा होती है, कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है जो अपन आगे बात करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी बल, तो वो हमेशा कहाँ लगता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के मध्य। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो ऐसे बल के पास में तो दिशा हो गई, लेकिन यहाँ बात क्या हुई है? दिशा नहीं होनी चाहिए। द्रव्यमान के पास में कोई दिशा नहीं होती। द्रव्यमान जो होता है वो किसी वस्तु का क्या है भाई? एक तरह से उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है वो, और उसका कोई दिशा नहीं होती है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। द्रव्यमान का मतलब आप ये समझ सकते हैं, अगर अभी आसान शब्दों में समझना चाहे तो, वस्तु का भार। हालांकि भार और द्रव्यमान में छोटा सा डिफरेंस रहता है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी समझने के लिए याद रखो, आगे मैं समझाऊंगा भार और द्रव्यमान में अंतर। तो द्रव्यमान यानी भार, भार की कोई दिशा नहीं होती, घनत्व की कोई दिशा नहीं होती, विद्युत धारा की कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके समय की कोई दिशा नहीं होती, चाल की कोई दिशा नहीं होती, आयतन की कोई दिशा नहीं होती। ये जो कभी कभी ब्लर होता है ना, तो टेंशन नहीं लेना, है ना, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ये ऑटो फोकस पर काम करता है इसलिए। चलो, इसके बाद में और आप याद रखना चाहें तो तापमान याद रखिएगा। क्या? तापमान, टेम्परेचर, ठीक। ऐसी बहुत सारी और भी राशियां होती है, अभी इतनी ही याद रखें। आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको हर बार बताऊंगा कि ये राशि वो है, ये राशि वो है, ठीक। चलो, तो अदिश राशि हो गई। इसके बाद अब लिखिएगा सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब है, देखो हिंदी में स का मतलब होता है साथ में, और दिश मतलब तो दिशा। तो जो दिशा के साथ में, यानी कि सदिश राशि के पास में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो सदिश राशि के अंदर लिखेंगे जिसके पास, जिसके पास मतलब जिस राशि के पास, है ना। अभी आपको सामान्य डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, याद करना है, देसी भाषा में याद रहेगा। हमें तो बस याद तो क्या रखना है कि परिमाण होगा और दिशा भी होगी, बस ये दो चीज याद रखनी है।
तो जिसके पास परिमाण व दिशा दोनों हो। ठीक है, तो जिसके पास में परिमाण और दिशा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इनके उदाहरण आप लिख सकते हैं। पहला जैसे अभी पीछे लिखवाया था बल, फिर आप एक और लिख सकते हैं बल आघूर्ण यानी टॉर्क। ठीक है, बल आघूर्ण। इसके अलावा आप आगे लिखेंगे रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। इसके साथ में आप लिख सकते हैं त्वरण यानी एक्सेलरेशन, आप लिख सकते हैं वेग। इसके साथ में आप लिख सकते हैं चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। ये जितने याद होंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है, डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा तो टिक कर पाओगे, वरना सोचना पड़ेगा कि इसके बाद दिशा होती है या नहीं होती है। ठीक है, चलो इसके बाद में आप लिख सकते हैं विस्थापन। ठीक, इसके बाद में और लिख सकते हैं ताप प्रवणता यानी टेम्परेचर इंटेंसिटी। इसके साथ में चाल प्रवणता, चाल प्रवणता। और इसके साथ में विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और आप इसमें क्या याद रखना चाहते हैं तो और लिख लीजिए, मैं तो आपको बहुत सारे लिखवा दूंगा, है ना, लिखते रहिए आप। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। ये जितने ज्यादा याद होंगे ना उतना बेनिफिट है, एग्जाम में जैसे दिखेगा टिक कर पाओगे, अदरवाइज कर ही नहीं पाओगे टिक, है ना। इसलिए लिखवा रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि सर को तो मजा आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता आदि जो पूछे गए हैं ना आज तक किसी न किसी एग्जाम्पल में, अदिश राशि और सदिश राशि में से, उन दोनों को मैंने यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास किया है। इसके अलावा बहुत सारी फिजिक्स में तो भौतिक राशि आपको पता ही होगा, तो उन भौतिक राशियों को अपन कवर जो है कब करेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे भौतिक राशि आएगी मैं बताता चलूंगा। ठीक है, इसको प्रॉपर ऊपर ले जाता हूं मैं, आप आराम से इसको लिख लीजिए, लो कर लीजिए इसको नोट आराम से। तो ये हो गए भौतिक राशि के प्रकार, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, यहाँ पर भी आप अगर अंडरलाइन करना चाहें तो ऐसे कर लीजिएगा, मैं प्रॉपर तरीके से एकदम नोट्स वाइज नोट्स आपको लिखवाऊंगा। ठीक, चलो अब कुछ चीजें और होती है जो आपको बता देता हूं, उनको लिखना नहीं है लेकिन, जैसे कि देखिए एक वर्ड होता है मापने के लिए मात्रक। क्या होता है, मात्रक। ये केवल समझना है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, क्योंकि आपसे जो पूछा जाएगा ना वो अभी आगे लिखवाऊंगा, इसकी डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है इसलिए। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा मात्रक, ठीक है, मात्रक यानी इंग्लिश में कहेंगे यूनिट। सर ये यूनिट होती क्या है, यूनिट बेसिकली एक तरीका होता है जिसके माध्यम से हम किसी संख्या को डिसाइड कर पाते हैं कि वह संख्या किसको प्रदर्शित कर रही है, कौन सी भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रही है। जैसे कि देखिएगा, एक सेकेंड, ये मात्रक को वहां भेज दिया मैंने क्योंकि मात्रक की अभी जरूरत नहीं है। मैंने मान लीजिए यहां पर लिखा है 6, क्या लिखा है, 6 लिखा है। ये 6 एक संख्या है, केवल क्या है, ये केवल एक संख्या है।
अब इस संख्या के पीछे मैंने देखिएगा एक बार लगाया कैपिटल एन, मेरी इच्छा कर गई इसलिए। एक बार मैंने 6 के पीछे लगा दिया कैपिटल के और फिर स्मॉल जी, ठीक है। एक बार मेरी इच्छा कर गई तो मैंने 6 के पीछे लगा दिया कैपिटल के। एक बार मेरी इच्छा कर गई तो मैंने लगा दिया 6 के पीछे स्मॉल एम और फिर एस, ठीक है। ऐसे ही मेरी एक इच्छा कर गई और मैंने 6 के पीछे लगा दिया एन बट्टे सी, और मेरी इच्छा कर गई कि 6 के पीछे मैं तो क्या लगाऊं, तो मैं स्मॉल जी लगा देता हूं, ठीक है। और मेरी इच्छा कर गई कि इस 6 के पीछे तो मैं क्या लगाऊंगा, डब्लू लगाऊंगा। चलो, 6 बेचारा एक अकेला है ना, ये 6 तो एक अकेला ही था बेचारा। इस 6 के पीछे जब आपका एन बटे सी लगा तो ये एक अलग भौतिक राशि हो गया। 6 के पीछे जब बड़ा एन लगा तो ये एक अलग भौतिक राशि बन गया। 6 के पीछे जब स्मॉल जी लगा तो ये एक अलग भौतिक राशि है। 6 के पीछे जब के जी लगा तो ये एक अलग भौतिक राशि है। 6 के पीछे जब डब्लू लगा तो ये एक अलग भौतिक राशि है। 6 के पीछे के लगा, अलग भौतिक राशि। 6 के पीछे एम बटे एस लगा, अलग भौतिक राशि। तो संख्या तो एक ही 6 है, लेकिन इनके पीछे लगने वाले अंग्रेजी के ये जो 2-3 अक्षर होते हैं, इन्हीं अक्षरों को हम क्या कहते हैं, मात्रक तो कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। कैसे, देखो, जो विद्युत क्षेत्र है जिसके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे, उस विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, यानी एन बटे सी। तो ये जो 6 n बटे सी लिखा हुआ है ना, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, मैं यहां से एक बार पेन लेता हूं। अब देख, ये जो 6 n बटे सी है, ये एक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। ये जो 6n है, ये एक बल को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि जो n है उसका मतलब है न्यूटन, और न्यूटन मात्रक होता है बल का। ये जो 6g लिखा हुआ है, इस g का मतलब होता है ग्राम, और ग्राम यानी 6 ग्राम। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द्रव्यमान को, यानी मास को। समझ में आ गई बात। ये जो 6 kg लिखा हुआ है, इसका मतलब है 6 किलोग्राम। तो ये आपके भार या द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो 6 डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये 6 वेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेबर को। यानी ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया ये। और ये जो 6 के लिखा हुआ है, 6 और के, ये हो गया 6 केल्विन, और ये केल्विन जो है वो ताप का मात्रक है। तो ये 6 के हो गया ताप। और जो ये 6 एम बटे एस लिखा है, एम बटे एस का मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड, और मीटर प्रति सेकेंड जो है किसका मात्रक होता है, तो ये मात्रक होता है आपके किसका, चाल या वेग का। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये चाल या वेग को। अगर दिशा होगी तो वेग को, अगर केवल 6 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ होगा तो चाल को। समझ में आई बात। तो आपने देखा कि जो ये 6 था, इस 6 के पीछे जब अलग 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 अंग्रेजी के केवल 2-4 अक्षर लग गए तो ये कितनी सारी भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने लग गया। अभी तो और भी बहुत सारी भौतिक राशियां है, जैसे जैसे लगाऊंगा ये 6 उनको रिप्रेजेंट करता जाएगा। तो जो आप ये लगा रहे हो ना पीछे, इन्हीं को कहते हैं मात्रक। अब ये जब मात्रक है, इनको निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। इनके लिए मापने के लिए भी पहले अलग अलग प्रकार की पद्धतियां चलती थी, जैसे सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। उनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वो हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो हमारे हैं अब जो इकाइयां, ये इकाइयां है एसआई इकाई या एसआई यूनिट।
जिसे अपन कहते हैं द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, जिसके अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर एक भौतिक राशि के लिए मात्रक जो है वो निश्चित किया गया है। तो जो निश्चित किया गया मात्रक है वो हमें पता होना चाहिए। लेकिन जो निश्चित किया गया मात्रक है वो कैसे निकाला जाता है, उसके लिए जो हमारे सिस्टम है अब वर्तमान का, उसके अंदर 7 तो हमने मूल या भौतिक रूप से राशियां मानी है, और 2 जो है हमने कैसी संपूरक राशियां मानी है। यानी 7 हमारे पास में बेसिक या बेस क्वांटिटीज है, और 2 हमारे पास में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। इन यूनिट्स के बारे में अपन अभी आगे बात करेंगे। आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, ये काफी समझने में हेल्प करेगा, और मात्रक भी आपको याद हो जाएंगे कि चाल और वेग का क्या है, ताप का क्या है, भार का क्या है। जैसे जैसे आप बार बार याद करते रहोगे आपका काम आसान हो जाएगा। जल्दी करिएगा इसको नोट डाउन। तो अब अपन बात करते हैं अपने जो मात्रक के लिए अलग अलग पद्धतियां चलती थी उनके बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था और आप लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आप लिखेंगे अब आगे मात्रक की पद्धतियां। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे? मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धति। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? मात्रक की पद्धति के बारे में बात करेंगे। यानी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स जो है कौन कौन से पहले चलते थे, वर्तमान में कौन सा चलता है, इसके बारे में बात करेंगे। मात्रक की जो पद्धति है इसके अंतर्गत पहले जो है 3 अलग अलग चलते थे। कितने? पहले अलग अलग 3 पद्धतियां थी। कितनी पद्धतियां थी? पहले 3 पद्धतियां हुआ करती थी। ठीक है, अब ये 3 पद्धति कौन कौन सी हुआ करती थी? तो सबसे पहली जो पद्धति आती है वो आपके हुआ करती थी FPS। ठीक है, F यानी फ्रेंड, P यानी प्रवीण, S यानी सिंह। तो आप सभी का फ्रेंड प्रवीण सिंह, FPS। इसमें किसमें किसे कैसे मापते थे वो भी बताऊंगा, है ना। फिर दूसरा जो अपना सिस्टम था वो था CGS। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, और तीसरा जो था जो वर्तमान में चल रहा है उसी का मतलब ओल्ड वर्जन कह सकते हैं, जो अभी ऐसा ही सिस्टम चलता है ना, उसी का ओल्ड वर्जन था MKS, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड की बात की जाती थी। क्लियर? चलिए आप इसको उतारिए और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं। हाँ, ये लीजिए। अब इनके बारे में बात करते हैं। जो FPS है इसके अंदर लंबाई को मापते थे फुट में। ठीक है, लंबाई को किस में मापते थे? फुट में मापते थे। एक सेकंड, है ना, मैं ये चेक कर लेता हूँ बार बार क्यों हो रहा है। अब नहीं होगा बार बार, है ना, जो फ्लिक हो रहा था ना वो नहीं होगा। तो लंबाई को किस में मापते थे? फुट में मापते थे। और द्रव्यमान या भार को किस में मापते थे? तो द्रव्यमान या भार को जो है मापा जाता था किसके अंदर? पाउंड के अंदर। ठीक है, किसमें? पाउंड में। और जो हमारा समय है जो बहुत ही कीमती है, उस समय को मापा जाता था सेकंड में। ठीक, जो आज की सेकंड है ना वही सेकंड के अंदर मापा जाता था। और इसको थोड़ा सा इधर करता हूं मैं। अब बात करते हैं CGS सिस्टम की। तो CGS में लंबाई यानी L को मापा जाता था सेंटीमीटर में। ठीक है, किसमें मापते थे? सेंटीमीटर में। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, CGS पद्धति के अंदर लंबाई को किसमें मापते थे? तो सेंटीमीटर, मीटर, फुट या इनमें से कोई नहीं, तो आप याद रखना सेंटीमीटर में। इसमें जो द्रव्यमान होता था जिसे अपन M से रिप्रेजेंट करेंगे
तो द्रव्यमान जो होता था इसे मापा जाता था ग्राम के अंदर, ठीक है। और समय को, यानी समय यानी अपन लिखेंगे डायरेक्ट, अब मैं टी यूज करूंगा, तो टी को मापा जाता था सेकंड में, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म ही लिख दिया, याद रहेगा वैसे ही समय का। तो फिर बात करते हैं एमकेएस की। तो इसमें लंबाई को मापा जाता था मीटर में, और जो एम यानी द्रव्यमान है या भार है उसे मापते थे हम किसके अंदर, किलोग्राम में यानी केजी में, ठीक। और समय को इसके अंदर भी सेकंड में ही मापा जाता था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, और ये पूछे भी जाते हैं ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन, कि जो हमारे मात्रक की पद्धतियां हैं वो कितनी थी। तो पहले मात्रक की 3 पद्धतियां थी, ठीक है। पहले एफपीएस थी, फिर सीजीएस आई, फिर एमकेएस आई। एफपीएस के अंदर लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को किसमें, पाउंड में, समय को सेकेंड में, ठीक है। सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में। इसके बाद में एमकेएस में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड के अंदर मापा जाता था, ठीक है। अब इनके कुछ और भी नाम है ना। जैसे सीजीएस जो है इसे अपन क्या कहते हैं, तो ये आप अलग पेन से लिखना याद रहेगा। ये जो सीजीएस पद्धति है, इस सीजीएस पद्धति को फ्रेंच, क्या, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, ठीक है, ये याद रखना। ऐसे ही जो एफपीएस है इसे अपन ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति यानी ब्रिटिश सिस्टम। समझ में आ गई बात, बस। तो आपसे मात्रकों की पद्धति से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो यहीं से पूछे जा सकते हैं। तो सर वर्तमान में क्या चल रहा है, ये तो पहले चलता था, आज इन तीनों में से जो है अभी क्या चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एमकेएस चल रहा है, लेकिन प्रॉपर एमकेएस नहीं चल रहा, यानी मीटर किलोग्राम एस सेकेंड पद्धति नहीं चल रही है। अब तो इसका एडवांस वर्जन एसआई जो है वो चल रहा है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो है, एसआई जो पद्धति है वह चल रही है। पर ये तीनों पहले चला करती थी। तीनों में लंबाई को किसमें मापते थे, आपके द्रव्यमान को किसमें मापते थे, समय को किसमें मापते थे, याद रखना। और एक कॉमन चीज है तीनों के अंदर ही, कि चाहे एफपीएस सिस्टम हो, चाहे सीजीएस सिस्टम हो, चाहे एमकेएस सिस्टम हो, चाहे वर्तमान का एसआई सिस्टम हो, चारों के चारों पद्धतियों में जो समय है, जो आपका टी है, इसको हमेशा सेकेंड के अंदर ही मापा जाता था और मापा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक चेंज नहीं हुआ या मात्रक परिवर्तित नहीं हुआ है। तो वह केवल समय है जिसका मात्रक परिवर्तित नहीं हुआ, वरना तो देखो कहाँ फुट, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, आज किलोग्राम, सॉरी किलोमीटर, ये चल रहा है। समझ में आई बात, किलोग्राम तो द्रव्यमान का है, किलोमीटर जो आपकी दूरी का है। तो अलग अलग जो है मात्रक आए हैं, लेकिन समय एकमात्र ऐसा है जिसका हमेशा सेकेंड ही मात्रक रहा है, ठीक। चलो अब आप लिखेंगे जो हमारा एस आई सिस्टम है, एस आई पद्धति है, उसके अनुसार जो 7 मूल मात्रक है उनके बारे में, ठीक है। तो अब आप लिखिएगा डायरेक्ट मूल मात्रक, मूल मात्रा, आप इसे कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ये वो मात्रक है जो अगर आपको याद हो गए तो आगे किसी भी भौतिक राशि का मात्रक जो है इन 7 मूल मात्रकों की सहायता से आप निकाल पाएंगे। तो मूल मात्रक कितने हैं, बेसिकली 7 है मूल मात्रक, ठीक है। अब ये सातों के सातों मूल मात्रक मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, है ना। चलो यहां पर मैं लिखूंगा जो आपकी भौतिक राशि है उसको, ठीक है। भौतिक राशि के पास में एक लाइन खींच लो और इसके पास लिख लो जो अपनी एस आई इकाई है, या जिसे अपन एस आई यूनिट कहते हैं, वो
और फिर इसके पास में इसका जो प्रतीक है, यानी हमेशा ऐसे नहीं है कि मीटर लिखना है तो पूरा मीटर लिखने बैठ गए। अब उसके लिए प्रतीक भी यूज किया जाता है, वो डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला जो अपने भौतिक राशि आ रही है वो है आपके लंबाई। कौन सी है? लंबाई। और लंबाई की जो एसआई यूनिट है वो वही है जो पहले थी एम के एस में, यानी मीटर। और इसका प्रतीक जो है वो है स्मॉल एम। ठीक है, इसीलिए मैंने मीटर प्रति सेकंड कहा था, आपको याद हो तो। लंबाई के बाद में द्रव्यमान। ठीक है, और द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम का जो मात्रक है वो है केजी। क्लियर? आगे द्रव्यमान के बाद में आ जाती है राशि अपने समय, और समय का मात्रक वही सेकेंड। और सेकेंड को रिप्रेजेंट किया जाता है एस ई सी डॉट से। ठीक है, या आपकी इच्छा करे तो आप डायरेक्ट केवल और केवल एस भी लिख सकते हो, तब भी सेकेंड समझा जाता है। चौथा बात करते हैं जो नया है आपके, वो है विद्युत धारा। ये विद्युत धारा को भी मूल राशि माना गया है, या मूल मात्रक में इसका भी मात्रक इंक्लूड है। ठीक है, ये जो भौतिक राशियां हैं इन्हें आप मूल राशियां कह सकते हैं। क्या कहेंगे? मूल राशियां। और ये जो मात्रक है इनको कहेंगे मूल मात्रक। तो ये मूल राशि में है, विद्युत धारा जो है वो मूल राशि में आती है। और इसकी जो इकाई है वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। और इसका प्रतीक है ए। ए क्या? ए। ठीक है, हाँ। पांचवा आपके आ जाता है फिर ताप। ताप यानी टेम्परेचर। और टेम्परेचर की जो इकाई है वो है केल्विन। क्या है इकाई? केल्विन। और केल्विन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के से। अभी जस्ट पीछे अपन ने देखा था वो 6 वाले में। इसके बाद 6 नंबर पर जो इकाई आती है, एक सेकेंड है ना, ये मैं ज्यादा आ रहा था, चलो। 6 नंबर पर जो आपकी इकाई आती है वो आती है ज्योति तीव्रता। क्या आती है? ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता को कहा जाता है इंग्लिश में लुमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक है वो है कैंडेला। क्या है? कैंडेला। क्लियर? और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सीडी से। सीडी यानी कैंडेला। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये तो अभी तक 6 हुई है, एक सातवीं अपने रह रही है, लेकिन उसके लिए अपन इधर ही लिख लेते हैं। तो 7वें नंबर पर जो आपके लास्ट है वो है पदार्थ की मात्रा। क्या है? पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा की जो इकाई है, पदार्थ की मात्रा की जो इकाई है वो इकाई क्या है? तो वो इकाई है मोल। ठीक है, मोल को इंग्लिश में लिखेंगे MOLE, मोल। और इसका जो प्रतीक है वो है MOL। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये है आपके मूल मात्रक। जो टोटल कितने हैं मूल मात्रक? 7। कौन कौन से वापस से बोलेंगे? तो भौतिक राशि, पहले तो मूल राशियां कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप और ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। मूल मात्रक कौन कौन से हैं? तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। प्रतीक क्या है? तो याद रख लेना एम, केजी, एस, ए, के, सीडी और मोल। इनमें से ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक में सम्मिलित नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब अभी तक अपन ने बात करी है मूल मात्रकों की। ये तो हो गए फंडामेंटल यूनिट्स। अब अपन बात करेंगे संपूरक मात्रक के बारे में। किसके बारे में? संपूरक यानी कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है
उनके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? चलो तो अब आप आगे लिखिएगा। आपके क्या लिखेंगे? संपूरक मात्रक। हेडिंग डालिएगा संपूरक मात्रक। समपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक का मतलब है क्या? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और ये कितनी है? तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है आपके दो। कितनी है? दो। ठीक है सर। कौन कौन सी है? दो। तो एक होती है समतल कोण और एक होती है ठोस कोण या त्रिविमीय कोण। तो पहली समतल कोण, और समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है मात्रक? रेडियन। और इसका जो प्रतीक है वो है RAD। ठीक है, RAD। समतल कोण मात्रक है रेडियन और प्रतीक है RAD, रेडियन जिसे कहते हैं। दूसरा आपके पास में कौन सा आ जाता है? तो दूसरा आ जाता है ठोसीय कोण यानी सॉलिड एंगल। जो त्रिविमीय वस्तुएं होगी ना, जैसे अपनी बॉल हो गई, फुटबॉल हो गया, ऐसे जो त्रिविम वाली वस्तुएं होती है, जो 3D वस्तुएं होती है, उनके अंदर बनने वाला जो कोण होगा। समतल कोण तो कहां पर बनेगा? जैसे इस बॉइड पर कोण बना दिया, आप अपनी कॉपी में कोण बनाते हैं वो। लेकिन अगर किसी वस्तु के अंदर वाले भाग में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, मेरे पास ये बोतल है। इस बोतल के एक इधर से ऐसे लाइन घुसी और एक इधर से, तो जो दो लाइनें बीच में जो एंगल बनाएगी इसके पानी मतलब इस बोतल के सेंटर वाले भाग पर, वो वाला कोण 3D वस्तुओं में बनने वाला जो कोण होता है उसे हम कहेंगे ठोसीय कोण, सॉलिड एंगल या ठोस कोण कहेंगे। ठीक है। और इसकी जो मात्रक है वो है स्टेरेडियन। क्या मात्रक है? स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है STD से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? STD से, स्टेरेडियन। और आप अभी एक मिनट स्टेरेडियन की जगह आप सिर्फ इतना याद रख लो, SR है ना, स्टेरेडियन, बस SR याद कर लो। क्योंकि STD याद करोगे फिर मुझे बताना पड़ेगा कुछ, इससे बेटर है सीधा सीधा याद करो SR। तो ये जो है आज अपन ने संपूरक मात्रक को भी समझ लिया है। अब इसके अंदर जो छोटी छोटी और चीजें आती है उनके बारे में बात करते हैं, जो आपको याद रखनी है सीधे सीधे, है ना। अपन ने बात कर ली भाई मात्रक क्या होता है, मापने के लिए किन किन अपन मात्रकों का यूज करेंगे, मूल मात्रक कौन से हैं और संपूरक मात्रक कौन से हैं। अब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं क्या, कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने माप है जो आपको याद होने चाहिए वो। तो आप वो लिखिएगा। सबसे पहले आप मैं अपनी किताब में से ही लिखवा रहा हूं, तो आपको अगर जो है नोट्स चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, तो खगोलीय खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, खगोलीय इकाई जो है, वो एक दूरी का मात्रक ही है। ये दूरी को मापने के लिए ही यूज किया जाता है खगोलीय इकाई को। तो ये दूरी कहाँ मापेगा? ये क्या मेरे घर की और आपके घर की दूरी मापने में काम आता है, या मेरे घर की और इस स्टूडियो की दूरी मापने में काम आता है? नहीं, ये काम आता है खगोलीय इकाई के रूप में। खगोलीय मतलब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब स्पेस के अंदर जो अलग अलग प्रकार के अपने ग्रह है, उपग्रह है, उनके मध्य की दूरी को जब मापा जाता है तब हम खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो आप खगोलीय इकाई के अंदर लिखेंगे केवल और केवल क्या, कि ये एक तो दूरी का मात्रक है, ये हमें पता होना चाहिए, दूरी का मात्रक। पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए इसमें। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो खगोलीय इकाई है यह बेसिकली क्या होती है,
तो सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी का माध्य है। ठीक है, तो ये जो है आपके खगोलीय इकाई, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है, उस दूरी का जो माध्य निकलेगा वह माध्य ही आपका खगोलीय इकाई कहलाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मैं जो है यहां पर सूर्य बनाऊं तो सूर्य से पृथ्वी एक बार तो काफी दूर होती है ना, क्योंकि आपको पता है कि इलिप्टिकल वे के अंदर, यानी कि अपन ये कह सकते हैं किस रूप में, परवलय के, अति परवलय के रूप में जो है अपने ये वस्तुएं रहती है ऊपर, है ना, इलिप्टिकल रूप में। तो वहां पर जब अपना ये पृथ्वी ऐसे घूम रहा है तो सूर्य के चारों ओर घूमते हुए दो पोजीशन बनाता है। एक बार तो ये आ जाता है पास में, है ना, एक दूसरे के, मतलब थोड़े से पास होते हैं, एक बार होते हैं दूर। ठीक, तो इस वजह से पास और दूर होने की वजह से जो दूरी है उसका अपन माध्य लेते हैं। और ये क्यों दूर होते हैं, क्या होते हैं, वो अपने भूगोल का विषय है ना, वो अपने को अभी नहीं समझना, और वो जनरल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, तो अभी डरिए मत, है ना, तो इसको अपन अभी ज्यादा समझेंगे नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि पृथ्वी की दूरी सूर्य से जो है एक बिंदु पर आने पर पास होती है और दूसरे बिंदु पर जाने पर दूर हो जाती है। तो ये दूरी जो बदल रही है, इस वजह से हम जो है क्या करते हैं, सूर्य और पृथ्वी के दूरी का माध्य लेते हैं। क्या लेते हैं, माध्य लेते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, वो आपसे तो पूछा जाएगा और आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो वो आप लिखिए, एक AU, खगोलीय इकाई मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और वो होती है कितनी, तो 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये याद रखना कि एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो 1.495 इंटू 10 की घात 11 मीटर जो दूरी होती है, इस दूरी को हम कहते हैं एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, बस ये याद रखना है। ठीक है, अब इसमें ये याद ही करना पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, या मैं जो है ये नहीं कह सकता कि ये नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो आपको याद होना चाहिए, सीधी सी बात है। खगोलीय इकाई के बाद में दूसरी जो दूरी आती है, या जो दूसरा दूरी का मात्रक आता है, वो आ जाता है प्रकाश वर्ष। और ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें तो एक ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, मैं भी बता रहा हूँ क्या पूछेंगे। लिखिएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या हुआ, तो प्रकाश वर्ष का मतलब है लाइट ईयर, इंग्लिश में याद रखिएगा क्या, लाइट ईयर। ये लाइट ईयर भी दूरी का मात्रक है, सबसे पहले ये याद रखना, दूरी का मात्रक। क्यों सर, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही हमें वर्ष दिखता है तो हम क्या है कि थोड़ा सा भी सोचे समझे बिना सीधा सीधा ये सोच लेते हैं कि वर्ष आया है, इसका मतलब ये प्रकाश वर्ष समय का मात्रक होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आपको पहले ही बता दिया, प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है। और एसएससी और रेलवे में ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछ लिया गया है कि जो प्रकाश वर्ष है वो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, या विद्युत धारा का मात्रक है, या और चौथा कोई ऑप्शन दे देंगे, तो आपको याद रखना है हमेशा दूरी का मात्रक है। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। समझ में आ गई बात, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर दूरी होता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा निर्वात के अंदर एक वर्ष में
तय की गई जो दूरी होती है उस दूरी को ही हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। और वो बराबर किसके होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। क्लियर। इसके बाद में जो आपसे पूछा जाएगा और तीसरा, वो तीसरा आपका क्या है, तीसरी जो इकाई है वो है पारसेक। क्या है, पारसेक। ठीक है, तो ये पारसेक जो है ये भी आपसे पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि पारसेक जो है इसकी विशेषता ये है कि दूरी मापने के आज तक के, दूरी मापने की, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक, तो दूरी मापने का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो ये पारसेक होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दूरी मापने का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो कौन है, तो सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता कितना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो एक पारसेक बराबर होता है आपके कितना, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये 3 को सही कर देता हूं और ये सेक को सही कर देता हूं, है ना, 1 मिनट, ये सेक पारसेक। क्लियर। तो पारसेक भी जो है वो दूरी मापने का यंत्र है। और सबसे लंबी दूरी मापने का कोई अगर मात्रक है तो वो है पारसेक। पारसेक सबसे ज्यादा लंबाई तक मापने वाला एक मात्रक है। इसलिए याद रखना, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो आज जो आपको पढ़ाया गया है ये आपका बेसिक है यांत्रिकी का, यानी कि फिजिक्स जो आपको पढ़नी है उस फिजिक्स का ये बेसिक है। आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। क्लियर है एकदम अच्छे से आप लोगों के लिए। तो अब ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपन आप लोगों के लिए जो है गणित भी इसी प्रकार से लेकर के आने वाले हैं। आपका प्यार बना रहा तो हम भी आप लोगों के साथ में लगातार जुड़े रहेंगे और आप लोगों के लिए जितना प्रयास होगा वो पूरा प्रयास करेंगे, जी जान लगा देंगे आपके सिलेक्शन के लिए। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। कमेंट करेंगे तो उससे हमें एक उत्साहवर्धन होता है कि हाँ, विद्यार्थी ने वीडियो कहाँ तक देखा है, उसे क्या चीज समझ में आई है, उसे क्या चीज समझ में नहीं आई है, ये हमें थोड़ा सा समझ आता है। और जो है बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद, जय भारत।